नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने भौतिक विज्ञान का पार्ट 7 कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 8 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आने की घटना है। ठीक है, कोई प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर टकराकर वापस आता है तब वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, या तो ये चिकना पृष्ठ हो गया, या तो अगर धरती से भी आप धरती को भी ले सकते हैं कि कोई प्रकाश आया और वो परावर्तित हो गया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है पॉइंट कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए, जो आपतन कोण होता है वो आपतित किरण के कारण बनता है। जो किरण आपतित होते हैं, ठीक है, जब प्रकाश की किरण आपतित होती है किसी पृष्ठ पर, तब क्या किसका निर्माण होता है? आपतन कोण का निर्माण होता है। और जब वो परावर्तित होती है तब परावर्तन कोण का निर्माण होता है। अब देखिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा वो पृष्ठ, ठीक है, तल, जिसमें प्रकाश का परावर्तन होगा और अपवर्तन होगा। अब देखिए, प्रकाश यहाँ से आ रही है और परावर्तित होकर इधर जा रही है। ठीक, ये आई और ये परावर्तित होकर गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण किस तरीके से ज्ञात होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक लंब बना दिया, ठीक है, आभासी लंब। तो देखिए ये अपवर्तित हो रही है, ठीक है, मतलब आपतित हो रही है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण है वो आपतित हो रही है और यहाँ से ये क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमने एक आभासी अभिलंब बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कोण है यहाँ पर बन रहा है वो क्या होगा? आपतन कोण होगा। ठीक है, ये आपतन कोण होगा और ये वाला जो भाग है अपना, जो परावर्तित किरण से निकल रही है, वो होगा हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण मैं यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समझ में आ गया आपको। मैं एक बार डायग्राम को फिर से बना देता हूँ। देखिए पृष्ठ है, यहाँ से एक अभिलंब का हमने निर्माण कर दिया। प्रकाश यहाँ से आपतित हो रही है और यहाँ पर परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 कोण बनते हैं, तो ये आपतन कोण का मान हुआ और ये परावर्तन कोण का मान हुआ। ठीक, इसे हम P से डिनोट कर देते हैं, मान के चलिए, और इसे हम A से डिनोट करते हैं। A मतलब मान के चलिए आपतन कोण और P मतलब परावर्तन कोण। ठीक, और ये एक आभासी अभिलंब है। तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपतन कोण है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, ये पॉइंट सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मैंने पहला डायग्राम बनाया था। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार और समझ लेते हैं कि देखिए हमारा तल है, ठीक है, तो यहाँ पर किरण आपतित हो रही है और परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमने आभासी अभिलंब बनाया था। ठीक है, तो देखिए अभिलंब भी इसी तल में है, ठीक है, आपतित किरण भी इसी तल में है और परावर्तित जो किरण है वो भी इसी तल में है, और देखिए आपतन बिंदु भी इसी तल में। तो देखिए सब चीज़ इसी तल में। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, आपतित किरण भी इसी तल में है, परावर्तित किरण भी इसी तल में है, आपतन बिंदु भी इसी तल में और अभिलंब भी इसी तल में है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण से परावर्तन। ठीक, तो देखिए यदि सतह परावर्तक सतह जिससे परावर्तन होता है हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट कि यदि सतह परावर्तक सतह जिससे परावर्तन होता है, देखिए जिस सतह से परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं।
तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि अगर सतह परावर्तक सतह है तो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। इसका मतलब ये कि जो समतल दर्पण होती है वो हमेशा किरणों को क्या करती है, परावर्तित करती है। इसलिए कोई भी सतह अगर परावर्तक सतह है तो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। तो परावर्तक सतह क्या करती है, हमेशा किरणों को क्या करती है, परावर्तित करती है। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट, कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। मतलब देखिए, जो दर्पण की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए, तब क्या होगा, हमें समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब नजर आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए क्या वो होनी चाहिए, ठीक है, क्या जरूरी होना चाहिए। तो जो दर्पण की लंबाई है वह वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कथन के रूप में भी इसे पूछ सकता है। ठीक है, कथन सत्य है क्या असत्य है, तो अब ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर गति करता हुआ प्रतीत होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, पॉइंट देख लेते हैं हम, कि यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चल रहा है, ठीक है, कोई v चाल से क्या करे, दर्पण की ओर चल रहा है, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर गति करता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पर पहले ही बताया कि देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है, जो वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो वस्तु की लंबाई है ना, मतलब जो दर्पण की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। ठीक है, तब हमें वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब नजर आएगा। वैसे यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चल रहा है तो उस चलते हुए व्यक्ति को दर्पण में अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, कि मैं दुगने चाल से चल रहा हूँ, ठीक है, अब गति कर रहा हूँ, ठीक है, ये दिखाई देगा। बस ये कहना चाह रहा है पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए अगला है, प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा बनाता है। जो प्रतिबिंब है वह क्या करता है, काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व या उल्टा बनाता है। प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और उल्टा बनता है। ठीक, ध्यान पे रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आपने सभी पढ़ा होगा स्कूल में, ठीक है, स्कूलों में सबने पढ़ा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो अंदर से थोड़ा धंसा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है अवतल दर्पण। यहाँ पर प्रकाश टकराकर परावर्तित होते रहते हैं, ठीक। और उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण इस तरीके से होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है जिसमें प्रकाश इस तरीके से परावर्तित होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं तथा उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट, कि जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, ठीक है, तो मैंने पहले ही बनाया है कि देखिए, जिस गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह, देखिए जो परावर्तक सतह ये क्या है, उभरी हुई है ना, तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तथा उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को कहा जाता है। ध्यान पे रखिएगा। और देखिए, ये परावर्तक सतह है, ठीक है, जो किरण आएगी, प्रकाश की किरण, वो इधर से परावर्तित होगी, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला हमारा टॉप पॉइंट है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है, जबकि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब बड़ा व वास्तविक होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है, जबकि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है, वह वास्तविक होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु है उससे छोटा बनता है और सीधा और आभासी होता है। आभासी मतलब एक आप उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि वो एक आभासी प्रतिबिंब है, ठीक। तो देखिए, इस पॉइंट को हम डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये उत्तल दर्पण है और ये फोकस लाइन है, ठीक। यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, तो प्रकाश मान के चलिए यहाँ से गुजरता है और यहाँ परावर्तित होता है, ठीक। और एक और प्रकाश किरण है जो यहाँ से गुजरता है और इधर परावर्तित होता है, ठीक। तो देखिए, जो वस्तु है वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। मतलब वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए यहाँ पर अब आभासी प्रतिबिंब मतलब ये पीछे बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पर
आभासी जो किरण है वो जा रही है और एक और किरण है जो इधर से इस तरीके से। तो देखिए जो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, छोटा, सीधा और आभासी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये वस्तु रखी है और इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन रहा है दर्पण के पीछे, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु से छोटा है और सीधा है। तो देखिए इस तरीके से काम करता है। ठीक, ये उत्तल दर्पण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण में क्या हो रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो बड़ा और वास्तविक होता है। तो देखिए अवतल दर्पण का भी डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है मान के चलिए, और ये हमारा फोकस, 2 मिनट, ये अवतल दर्पण है और ये हमारा फोकस लाइन है। तो देखिए यहाँ पर कोई वस्तु इस तरीके से खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरती है और यहाँ परावर्तित होती है, और एक और प्रकाश की किरण है जो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, और ऐसे परावर्तित होती है। ठीक, तो देखिए जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो देखिए जो प्रतिबिंब है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, पर उल्टा बनेगा। ठीक है, जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा होता है, वास्तविक होता है, और ठीक है, और पर उल्टा बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये उल्टा बनेगा यहाँ पर, क्योंकि जो दोनों किरण हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब है यहाँ पर बनेगा। तो देखिए इस तरीके से अवतल दर्पण कार्य करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, जिस गोली दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं तथा अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गोली दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, ठीक है, अब दर्पण तो गोली होता है, तो जिस गोली दर्पण की जो परावर्तक सतह क्या होती है, धसी रहती है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, ये दर्पण है और ये इस तरीके से धसी हुई है। ठीक है, तो वह अवतल दर्पण कहलाती है तथा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी भी कहा जाता है अवतल दर्पण को। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अभिसारी किसे कहा जाता है, अभिसारी दर्पण, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो पसंद आएगी आपको तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलेगा और आप घर बैठे आराम से तैयारी कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण के उपयोग। क्या क्या उपयोग है भाई अवतल दर्पण के, देख लेते हैं हम। तो दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा है सोलर कुकर में। सोलर कुकर में भी क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर है आँख, कान एवं नाक डॉक्टर के द्वारा उपयोग में। ठीक है, जो आँख, कान और नाक के जो डॉक्टर होते हैं वे क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला है गाड़ी के हेडलाइट में। देखिए गाड़ी के हेडलाइट में जो दर्पण लगे होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं, तो अवतल दर्पण होते हैं। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए सोडियम परावर्तक लैंप में, सोडियम परावर्तक जो लैंप होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में। ठीक, देखिए गाड़ी में क्या होता है, बाइक है ना, बाइक मोटरसाइकिल में क्या होता है ना, या तो हमारे जो कार होते हैं, कार, बस, ट्रक, इसमें क्या होता है, चालक की सीट के पास है ना पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। पहले हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और हम पढ़ेंगे अपवर्तन। तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, समझ रहे हैं आप माध्यम को, मतलब मान के चलिए कि प्रकाश जो है वो हवा में है और हवा से कहाँ गई, पानी में गई, तो वो हो गया ना, माध्यम चेंज हो गया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब देखिए ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो विचलित तो होगी ही। ठीक है, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। मैंने पहले ही बताया कि अगर प्रकाश मान के चलिए वायु में है, ठीक है, और वह पानी में चली जाती है प्रकाश गुजरते हुए, तो वह उसके मार्ग में जब वो पानी के अंदर जाएगी, मतलब माध्यम चेंज हो गया, तो वह थोड़ी सी विचलित हो जाएगी। तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है हमारा, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट,
कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जा, है ना, आपतन कोण की मान, मतलब आपतन कोण का मान जैसे साइन आई, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन आर का अनुपात जो होता है वह एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि जो आपतन रही ये आपतन कोण की जा है और यह अपवर्तन कोण की जा है। तो आपतन कोण की जा को किससे डिनोट करते हैं, साइन आई से, और अपवर्तन कोण की जा को किससे डिनोट करते हैं, तो साइन आर से। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो ध्यान पे रखिएगा फॉर्मूला को कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि स्नेल का नियम क्या है, यहाँ पर साइन आई और साइन आर के अनुपात मतलब आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा को नियतांक कहते हैं। साथ में निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये क्या है, स्नेल का नियम। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि किसका अपवर्तनांक सबसे कम और किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम और बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है। ध्यान पे आप रखिएगा। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले ही पढ़ा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु साथ ही साथ अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा, यहाँ पर देखिए एक तल बना दिया था और ये अभिलंब है। ठीक है, यहाँ पर किरण आपतित हो रही है और यहाँ पर परावर्तित हो रही है, तो साथ ही साथ क्या अपवर्तित भी हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से बन गया था और यहाँ पर देखिए कोण बन गया था। यहाँ पर ये है हमारा आपतन कोण और ये था परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण। ठीक, और यह आपतन बिंदु तो और अभिलंब ये देखिए, तो तीनों क्या है, एक ही तल में है बस। तो देखिए इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पार्ट 8, और अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलेगा और आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।